जब आप प्योंगयांग की किसी दुकान में प्रवेश करते हैं, तो रंग बिरंगी अलमारियों की जगह आपको चुप्पी, खालीपन और एक ठंडक महसूस होती है, जो केवल हीटर की कमी से नहीं आती। सबसे पहले नजर जाती है चावल पर, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा आप उम्मीद करते हैं। यह केवल चुने हुए लोगों के लिए उपलब्ध होता है, राशन कार्ड के हिसाब से बंटा हुआ, जैसे कोई कीमती वस्तु हो। मक्का, जो सोने से भी ज्यादा पीला और कहीं अधिक सुलभ है, यहाँ रोज का भोजन बन चुका है, ठीक वैसे ही जैसे सस्ता और कठोर ज्वार का अनाज। लेकिन जो बात वास्तव में चौंकाती है, वह है मसालों का राशन। नमक और तेल खाद्य सामग्री नहीं, बल्कि आम परिवारों के लिए लगभग पूजा की वस्तुएं हैं। मक्के का तेल, सोया तेल, कभी कभी बासी महक लिए हुए छोटी प्लास्टिक की बोतलों में रखा होता है, जो काउंटर के नीचे से जल्दी ही गायब हो जाता है। चीनी तो अगस्त के महीने में बर्फ जितनी दुर्लभ होती है। बहुत से बच्चों के लिए उसका स्वाद बस एक किंवदंती है, जिसे उन्होंने केवल बड़ों की कहानियों से सुना है। नूडल्स बिना पैकेट और लेबल के ढीले रिबन की तरह उपलब्ध होते हैं, मानो उन्हें इस बात का शर्म हो कि उनका इतालवी नजाकत से कोई लेना देना नहीं। चावल या गेहूं से बने, बिना अंडे और बिना रंग के, साधारण, सीधा सपाट, लेकिन कई निवासियों के लिए यही उनका मुख्य और दिन का एकमात्र गर्म भोजन है। मूली या खीरे के अचार कभी कभी बिक्री में दिखाई देते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें घर की बालकनियों में छिपे हुए बैरल में तैयार किया जाता है। सबसे ऊपर की शेल्फ पर, जैसे कोई ट्रॉफी हो, मछली की डिब्बाबंद चीजें रखी होती हैं। चीन से आयात की गई मैकेरल या पेस्ट की डिब्बियां, जो चांदी की तरह चमकती हैं। लेकिन ऐसी डिब्बी खोलना किसी त्योहार मनाने जैसा होता है। यह कई दिनों तक चलती है और घरवालों के बीच बड़े सम्मान से बांटी जाती है। कभी कभार दुकान में सार्डिन भी मिल जाती हैं, जिनकी गंध हवा में तैरने लगती है, जैसे यह संकेत हो कि माल अभी अभी आया है। गेहूं की रोटी भूल जाइए, यह केवल अभिजात वर्ग, राजनयिकों और विदेशी मेहमानों के लिए होती है। कभी कभी काले बाजार में मांस जैसी कीमत पर मिलती है। आम लोग मक्के की बनी हुई रोटियां खाते हैं, जो ईंट जैसी कठोर होती हैं, समय की मार खाई हुई और अखबार के प्रिंट वाले कागज में लिपटी होती हैं। बाजरा और जौ राज्य स्वामित्व वाली बेकरीज के पसंदीदा हैं, जिनकी रोटियां किसी बचत योजना की तरह लगती हैं, ना कि असली रोटी की तरह। काउंटर पर कांच की बोतलों में आपको तायदुंगांग बियर मिलेगी, स्थानीय गौरव, लेकिन इसकी कीमत एक आम मजदूर की एक हफ्ते की तनख्वाह के बराबर होती है। अनाज से बने पेय और जौ की चाय लोकप्रिय विकल्प हैं, कड़वे, बिना चीनी के, लेकिन गर्माहट देते हैं और भूख भुला देते हैं। कार्बोनेटेड पेय हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के सपनों में साल में एक बार शायद चीन से आयातित पेय आता है, जो अलग अलग टुकड़ों में बेचा जाता है। अंडे, जैसे सोना। एक अंडा कई नूडल्स के हिस्से के बराबर कीमती हो सकता है, और इसकी उपलब्धता पूरी तरह किस्मत की बात है। टोफू थोड़ी ज्यादा बार दिखता है, लेकिन उसका स्वाद बदलता रहता है। कभी पत्थर की तरह सख्त, तो कभी गर्म सूप में बहुत जल्दी घुलने वाला। ईंटों की तरह पैक किया गया या वजन से बेचा गया टोफू मांस का सस्ता विकल्प है, और बहुत सी फैमिलियों के लिए सप्ताह का इकलौता प्रोटीन स्रोत है। रासायनिक वस्तुओं के सेक्शन में, जो किसी म्यूजियम जैसा लगता है, साबुन रखा होता है। मोटी टिक्कियां, जो साबुन के झाग जैसी महक देती हैं और जिन पर नाम धुंधले अक्षरों में लिखा होता है। शैम्पू पाउच में आता है। छोटे छोटे सैशे जैसे होटल में मिलने वाले सैंपल कोई एक से ज्यादा नहीं खरीदता। बड़े कागजी बैगों में भरा वॉशिंग पाउडर पुराने दशकों की याद दिलाता है, और इसकी सामग्री अक्सर त्वचा और आंखों को चुभती है।
लेकिन कोई चारा नहीं। संसाधनों और उपलब्धता की कमी में प्योंगयांग के निवासी वही खरीदते हैं जो उन्हें मिल सकता है, क्योंकि विकल्प मौजूद नहीं है। टॉयलेट पेपर? हाँ, को वह है, लेकिन वह किसी सैंड पेपर जैसा लगता है। ग्रे रंग का, खुरदरा और राजधानी के बाहर पेट्रोल जितना दुर्लभ। एक रोल प्रति परिवार प्रति सप्ताह, और वो भी अगर किस्मत साथ दे। इसीलिए बहुत लोग अखबारों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे उन पर नेता की तस्वीर ही क्यों न छपी हो। हाइजीन सेक्शन के पास एक जगह होती है जिसे आप कपड़े वाला विभाग कह सकते हैं, लेकिन वह ज्यादा किसी मजदूर गोदाम जैसा लगता है। हैंगर पर लटकी शर्तें कीचड़ जैसे रंगों में होती हैं, भूरे, स्लेटी, गहरे हरे। कुछ भी अलग नहीं दिखता। सब कुछ पार्टी की लाइन के अनुसार होता है। यहां व्यक्तिगत पहचान के लिए कोई जगह नहीं, फैशन का कोई अस्तित्व नहीं। केवल यह मायने रखता है कि शर्त बटन वाली है और क्या वह सरकारी वर्दी से मेल खाती है। कामकाजी और स्कूल की वर्दियां लगभग एक जैसी दिखती हैं। केवल आकार से बच्चे और वयस्क में फर्क होता है। सब कुछ जैसे एक ही सांचे में सिला गया हो। जूते? अगर आप चमड़े के जूतों का सपना देखते हैं, तो समझिए आप सपना ही देख रहे हैं। यहां राज करता है प्लास्टिक के सैंडल और घटिया गुणवत्ता वाले कैनवास के जूते, जो एक महीने में घिस जाते हैं। कभी कभी रबर और कपड़े के बने भारी, असुविधाजनक जूते मिलते हैं, लेकिन कम से कम बारिश में ये हल्के जूतों की तरह पानी नहीं चूसा करते। चमड़े के जूते केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए होते हैं। पार्टी के सदस्य, सेना, राजनयिक, बाकी लोगों के लिए सिर्फ जलन बचती है। शेल्फों के बीच किताबें रखी होती हैं, न कि उपन्यास या कहानियां, बल्कि मोटे खंड, जिनके कवर पर किम ईर सेन और किम जोंग ईल के चित्र होते हैं। स्कूल की किताबें, प्रचार पुस्तिकाएं, नेता के उद्धरण, हर पन्ना विचारधारा का संदेश देता है, ज्ञान का नहीं, क्योंकि सत्य विदेशी नहीं हो सकता। विदेशी साहित्य का कोई अस्तित्व नहीं। यहां तक कि बच्चों की परियों की कहानियों को भी छाना जाता है, ताकि उनमें उत्तर कोरियाई वास्तविकता से परे कुछ भी ना हो। पास के रैक पर कोई सौंदर्य प्रसाधन सजा रहा है, क्रीम और पाउडर, जिनकी महक फर्श साफ करने वाले तरल जैसी होती है, न कि ऐसा कुछ जिसे कोई अपने चेहरे पर लगाना चाहे। ये सौंदर्य प्रसाधन राज्य के कारखानों में बनाए जाते हैं, अक्सर बिना किसी समाप्ति तिथि के। इनकी गुणवत्ता किस्मत का खेल होती है और प्रभावशीलता बहुत कुछ पीछे छोड़ जाती है। कभी कभी चीन से क्रीम आती है, लेकिन आम दुकान में नहीं, बल्कि किसी ऐसे के पास जो किसी प्रभावशाली को जानता है, और तब इसकी कीमत पूरे महीने की तनख्वाह से अधिक होती है। हर नागरिक के पास कम से कम एक बैज होता है, जिसमें नेता का चेहरा होता है। रोज पहना जाता है, जैसे कोई पवित्र वस्तु हो, जैसे इस प्रणाली में पहचान का प्रमाण हो। साथ में कतार में रखे होते हैं रेडियो, टेलीविजन और पंखे, जैसे दशकों पुराने अवशेष, काले सफेद, भारी और सीमित कार्यक्षमता वाले। स्मार्टफोन? हाँ, मौजूद हैं, लेकिन स्थानीय रूप से बनाए गए, बिना इंटरनेट के। वैश्विक नेटवर्क की जगह केवल राज्य की एप्स और प्रचार सामग्री होती हैं। हर गतिविधि, हर क्लिक की निगरानी की जाती है। फोन संवाद के लिए नहीं, नियंत्रण के लिए है, और निजता केवल बाहरी दुनिया की अवधारणा है। चॉकलेट? हाँ, लेकिन केवल उनके लिए जिनके पास विदेशी मुद्रा वाले दुकानों तक पहुंच है। आयातित चॉकलेट की एक पट्टी की कीमत पूरे त्योहार जितनी होती है। विदेशी मुद्रा वाले दुकानें किसी दूसरे संसार जैसी लगती हैं। कॉफी, व्हिस्की, जर्मनी से आयातित केमिकल उत्पाद, कोरियाई बीबी क्रीम, जापानी चाकू, सब कुछ यूरो या डॉलर में बिकता है। ऐसी दुकान में प्रवेश केवल चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित होता है।
सैनिक, विदेशी मेहमान, दूतावास के कर्मचारी और प्रभावशाली परिवार। प्योंगयांग का आम नागरिक इन दुकानों को एक्वेरियम की तरह देखता है, कांच के पार देख सकता है, लेकिन कभी छू नहीं सकता। प्योंगयांग में खरीदारी का चयन से कोई लेना देना नहीं। यह एक व्यवस्था है जिसमें हर उत्पाद निष्ठा और सहनशीलता की परीक्षा है।